हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी कल के लॉ एग्ज़ाम के लिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का जो ये वीडियो है जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, ये इंश्योरेंस एक्ट को लेकर है, जो कि बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे डिमांड कर रहे थे। तो ये वीडियो उनके लिए है टू कंप्लीट दिस चैप्टर ऑल्सो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हम लोग कवर करेंगे बिकॉज एग्ज़ाम तो कल ही है। तो नॉट गेटिंग इन टू द डेप्थ ऑफ दिस चैप्टर, जस्ट द इम्पॉर्टेंट पार्ट वी विल डिस्कस। इंश्योरर क्या होता है, तो इसको IFSC से याद रखें। आई फॉर एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, F for foreign company engaged in reinsurance, not insurance but reinsurance business through a branch established in India. Then S for statutory body established by Act of Parliament for carrying out insurance business. Then C, an insurance cooperative society, तो C for cooperative। तो इस तरह से आप ये इंश्योरर क्या क्या है वो आप याद कर सकते हैं। Then this provision is इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नॉट टू बी इंश्योर्ड विद फॉरेन इंश्योरेंस। तो आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है फॉरेन इंश्योरेंस से नहीं इंश्योर करवा सकते हैं। देन सेक्शन सी क्या बोलती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो टू कैरी आउट दिस इंश्योरेंस बिजनेस आपके पास कैपिटल कितना होना चाहिए। फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस मिनिमम PUSC कितना होना चाहिए, वो भी इक्विटी में 100 करोड़। और फॉर री इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, 200 करोड़। तो यहाँ पर जो PUSC है ना, इट विल एक्सक्लूड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सेक्शन इज सेक्शन 13, जहाँ पे एक्चुअल वैल्यूएशन या फिर रिपोर्ट क्या होता है और ये कब कराना ज़रूरी है। ठीक है, तो एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एवरी इंश्योरर कैरिंग आउट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस shall cause an investigation of the life insurance business including valuation of his liability and shall cause an abstract और रिपोर्ट ऑन द सेम ऑन द एक्चुअरी। तो जो भी इंश्योरर है उसको साल में एक बार ये इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी है ऑफ इट्स बिजनेस एंड लाइबिलिटीज़, और सेम उस पर उसको एक एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट भी तैयार करना होगा। नाउ IRDA जो है वो अलाउ कर सकती है ये इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड एट अ डेट नॉट लेटर देन 2 years। तो कम से कम 2 साल में, ये 2 साल के अंदर में वो कभी भी IRDA अलाउ कर सकती है फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन। ऑल्सो if investigation was made annually by insurer, then statement need not to be appended every year but shall be appended at least once in every year। तो इन केस जहाँ पर आपका जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनुअली तैयार हो रहा है, एनुअली आप कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, तो वहाँ पर स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं कि आप हर साल उसको अपेंड करें। आप 3 साल में एक बार भी आप अटैच करेंगे तो वो चलेगा। देन सेक्शन 14 क्या बोलता है यहाँ पर, रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसीज एंड क्लेम। तो जो भी इंश्योरर है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय हिम, तो उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ऑफ रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसीज, जहाँ पे वो इंक्लूड करेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ पॉलिसी होल्डर, डेट, डिटेल, नॉमिनी डिटेल्स एक्सेट्रा। तो ये सब उसको रिकॉर्ड करके मेंटेन करना होगा। ऑल्सो रिकॉर्ड ऑफ क्लेम्स, क्लेम्स का क्या रिकॉर्ड, डिटेल्स ऑफ क्लेम मेड, डेट, क्लेमेंट्स नेम, डेट ऑफ डिस्चार्ज, या आप उस क्लेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, ये सब आपको बताना पड़ेगा और इसका रीज़न भी देना पड़ेगा। देन रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसीज एंड क्लेम मे बी इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो आप ये रिकॉर्डर पॉलिसी को कैसे भी आप रख सकते हैं इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड। देन एवरी इंश्योरर शैल ट्राई टू इशू पॉलिसी अबव स्पेसिफाइड लिमिट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इंश्योरर जो है उसको कोशिश करना चाहिए कि जो पॉलिसी इशू कर रहा है वो स्पेसिफाइड लिमिट के अबव हो और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो ये इशू कर रहा हो। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा हैंड राइटिंग मेरा मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज मेरा खुद कल एग्ज़ाम है। सो जो मैं पढ़ रही हूँ ऑफ दिस चैप्टर, मैं आपको भी वही प्रोवाइड कर रही हूँ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये सब पहुँचाना। सो आई होप आप अप्रिशिएट करेंगे। नाउ सेक्शन 27, इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट। तो ये जो बिजनेस है इंश्योरर का, वो कितना और कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो 25% उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एटलीस्ट 25% इन अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और जो बैलेंस है वो किसी और इन्वेस्टमेंट में वो कर सकता है, लेकिन वो भी अप्रूव्ड होना चाहिए। देन पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये IRD के पास होता है, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकती है एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू इन्वेस्ट इनटू द अफेयर्स। 40 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट बाय वे ऑफ कमीशन अदरवाइज फॉर प्रोक्योरिंग बिजनेस। तो कमीशन जो है अदरवाइज दिस प्रोक्योरिंग बिजनेस, अगर आप कोई और चीज़ के लिए कमीशन दे रहे हैं तो वो प्रोहिबिटेड है यहाँ पर। 42 सेक्शन क्या बोलता है, एन इंश्योरर में अपॉइंट एनी पर्सन टू एक्ट एज इंश्योरेंस एजेंट एंड प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। तो इंश्योरर किसी को भी अपॉइंट कर सकता है एज इंश्योरेंस एजेंट या फिर प्रोक्योरिंग हिज इंश्योरेंस बिजनेस। नाउ 45 सेक्शन 45 क्या बोलता है, नो पॉलिसी कैन बी कैंसल्ड इन
can be called in question. Okay, no policy can be called in question on any ground whatsoever after expiry of 3 years from the date of policy. तो पॉलिसी के अगर 3 साल हो जा रहा है तो उसके बाद उस पॉलिसी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते ऑन एनी ग्राउंड, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते. सेक्शन 48A क्या बोलता है कि एजेंट या फिर इंटरमीडिएरी है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता. इट कैन नॉट एक्ट एज अ ही और शी कैन नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा. अब कुछ कंपटीशन एक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे अकॉर्डिंगली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में यहीं से आएंगे. आप अगर बाकी टॉपिक पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है. पर ये मैंने कुछ सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस चैप्टर. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट, उसका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. ऑल्सो वो इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट बाय अदर पार्टिसिपेंट्स. तो नेक्स्ट हमारा क्या है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जाम्प्ट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एनी क्लास ऑफ एंटरप्राइज को इस सेक्शन से एग्जाम्प्ट कर सकती है इफ इट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट. या फिर प्रैक्टिस और अग्रीमेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन अकॉर्डेंस विद एनी ऑब्लिगेशन एज समन्ड बाय इंडिया अंडर एनी ट्रीटी अग्रीमेंट विद एनी अदर कंट्री. तो अगर कोई दूसरे कंट्री के साथ कोई ट्रीटी अग्रीमेंट में है तो इन दैट केस अगर जरूरत पड़े तो सीजी यहाँ पर एग्जाम्पशन दे सकती है अंडर दिस चैप्टर. ठीक है. या फिर एनी एंटरप्राइज विच परफॉर्म्स अ सोवेरेन फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. तो कोई इन गवर्नमेंट के बिहाफ पर अगर कोई एंटरप्राइज है जो अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रही है तो उस केस में भी अगर नेसेसरी रहा तो एग्जाम कर सकती है. Restriction of disclosure of information. No information relating to any enterprise being an information which has been obtained by or on behalf of Commission for the purpose of Competition Act shall, without previous permission in writing of the enterprise, be disclosed otherwise than in compliance. Then section 11(2) क्या बोलता है of Competition Act? It empowers the central government to remove by an order a member of CCI from his office if such member has acquired financial interest. तो अगर कोई member financial interest acquire करता है तो central government उसको remove कर सकती है और ये power उसको section 11(2) के तहत पे मिला है. However, as per section 11(3), central government needs to make a reference to the SC for such removal. लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट का परमिशन वहाँ पे प्रायर अप्रूवल चाहिए, तो पहले उसको परमिशन लेना पड़ेगा. दैट इज सीजी कैन रिमूव ओनली आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. इन द केस जहाँ पे वो जो जिसपे ये लगाया गया है कि वो एक्वायर करता है कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो इसके लिए उसको कोर्ट जाना, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट जाना पड़ेगा अप्रूवल लेने के लिए. आफ्टर दैट ओनली वो उसको रिमूव करवा सकता है. Next, the chairman or member shall not for a period of 2 years from the date on which they cease to hold the office accept any employment in connection with the management or admin in any enterprise. तो जब से वो यहाँ पर सीज कर रहा है टू होल्ड द ऑफिस, उसके 2 साल तक ये लॉक इन पीरियड है, ये 2 साल तक वो उसी इसमें एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकता इन दैट कनेक्शन. प्रोवाइडेड इट शेल नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी लोकल अथॉरिटी. तो ये भी जो कनेक्टेड है मैनेजमेंट से उसका, तो वहां पर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनी अग्रीमेंट बिटवीन seller and purchaser in which seller puts condition on the purchaser that the purchaser cannot buy or acquire goods supplied to him by seller from any other source is called exclusive distribution agreement. ये वर्टिकल अग्रीमेंट का एक हिस्सा है. ठीक है. दिस टाइप ऑफ अग्रीमेंट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 एंड हेंस वॉइड. तो इस तरह का कोई भी अगर आप अग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड है. देन बी, एनी अग्रीमेंट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, जो भी है ये ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कॉजेज और लाइकली टू कॉज एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन इंडिया शेल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड. तो यहाँ पर ये क्या क्या इंक्लूड करता है? यहाँ पर टाई इन अग्रीमेंट्स, एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू डील, रीसेल प्राइस कंट्रोल. नाउ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. ये सेक्शन 8 में डिफाइंड है. ओके. The commission shall consist of a chairperson and member, minimum 2 and maximum 6. तो यहाँ पे minimum 2 members होना चाहिए और maximum 6. कंसिस्ट करेगा एक चेयरपर्सन से एंड मेंबर्स, जहाँ पर मेंबर हमारे कितने हैं? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 6. और ये अपॉइंट होंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ चेयरपर्सन एंड मेंबर शेल बी होल टाइम मेंबर्स. तो यहाँ पे ये होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए. तो ये जो चेयरपर्सन मेंबर है शेल बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एबिलिटी, स्टैंडिंग एंड हु हैज स्पेशल नॉलेज एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एटलीस्ट 15 years in international trade, economics, business, commerce, etc.
और यहाँ पे जो चेयरपर्सन एंड मैनेजमेंट CNM शेल नॉट बी मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज, जो यहाँ पर बेसिकली हर जगह पर ये 65 ईयर्स ऑफ एज ही है. देन chairperson may not be a judicial person. C&M shall hold office for a period of 5 years. ये भी हर जगह 5 years का ही period of holding रहता है. Shall be eligible for reappointment के लिए allowed है. So ये हमारा overall जो important questions था फ्रॉम इंश्योरेंस एंड कंपटीशन एक्ट मिलाकर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है. अगर आपको ये चैप्टर नहीं किया हुआ है तो आप ये शॉर्ट बस कुछ पॉइंट्स है जो आप याद कर सकते हैं. एंड यू कैन गिव वॉचिंग द वीडियो. बेस्ट विशेस फॉर योर टुमारोज एग्ज़ाम. आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और एग्ज़ाम के बाद कमेंट करें कि कैसा रहा आपका पेपर और मेरे वीडियोस कितने हेल्पफुल रहे. और बी कॉन्फिडेंट. अगर 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं भी है तो भी इट इज़ फाइन. आप जितना किए हो वही बहुत है और आप उसको अच्छे से करके जाएं तो उसमें भी काफ़ी स्कोरिंग है. तो बेस्ट ऑफ लक. अच्छे से प्रिपेयर करें, लर्न करें एंड डू नॉट गिव अप. जस्ट डू नॉट गिव अप.